Hello all, how are you all? I hope all of you are enjoying जाते हुए समर को जाते हुए समर को Hmm, हाँ तो and enjoying your Sunday, and I am also enjoying my Sunday by making videos. So today's topic, don't pay attention on my hairs. So, so today's topic is ensuring equity across disabilities, gender, caste, socially disadvantaged group, marginalized group, and their specific educational problems means इक्विटी की बात करेंगे हम यहाँ पे, इक्विटी नॉट इक्वलिटी। अब इक्विटी की बात करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इक्विटी क्या होती है, व्हाट इज़ इक्विटी। तो इक्वलिटी क्या होती है, सॉरी नॉट इक्विटी, इक्विटी तो मुझे बताना है। इक्वलिटी क्या होती है, इक्विटी, और इन इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे बताएंगे कि इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी मीन्स होती है समानता। समानता मीन्स गिविंग ऑल राइट्स टू ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट जेंडर बायस, मतलब बिना जेंडर बायस हुए हम समानता दें, whether it is girl or boy or men or women, whatever. So अब इक्विटी क्या होती है, इक्विटी वो होती है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनके कारण एक ग्रुप, जिस ग्रुप के बारे में हमने बात की कि जेंडर वाइज, डिसेबिलिटी वाइज, सोशली डिसएडवांटेज्ड, मार्जिनलाइज्ड, इन सब को हम कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम क्या होते हैं, बैकवर्ड में रह जाते हैं। तो इन सब के बावजूद भी यदि हम सबको या गवर्नमेंट सबको इक्वल रिसोर्सेज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो तो रहेंगे, बाय नेचर रहेंगे, मैन और वुमेन अलग अलग हैं, ये बाय नेचर ही है, इसमें कुछ अपन इक्वलिटी ला ही नहीं सकते हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि इक्वलिटी आ सकती है, हमको इक्विटी लानी होगी। इक्विटी मीन्स होता है हिस्सेदारी। तो क्योंकि इक्वलिटी नहीं हो सकती, वो तो बाय नेचर ही है कि इक्वल नहीं हो सकते हैं, मैन और वुमेन कहाँ इक्वल हो सकते हैं, बाय नेचर है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडेड है उसमें, आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो, इसकी वजह से इक्वलिटी नहीं आ सकती। सो वी हैव टू पे अटेंशन ऑन इक्विटी नॉट इक्वलिटी। तो इक्विटी की यदि हम बात करें तो वो कैसे आएगी, एंश्योर कैसे होगी इक्वलिटी, एक्सलेंस से। और एक्सलेंस आज या कल की कहानी नहीं है या परसों की कहानी नहीं थी, एक्सलेंस धीरे धीरे आता है, एक्सलेंस धीरे धीरे आता है। तो एक्सलेंस की बात करते हैं हम, और एक्सलेंस से आएगा और जो प्रिंसिपल्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स हैं, उनको यदि हम देखें तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है। इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, उनको यदि हम लेके चलते हैं साथ में, उनमें हम इक्विटी ला पाते हैं।
इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स में, तो इक्विटी आ पाएगी। क्योंकि क्या होगा, इंक्लूजन मीन्स समावेशन। जब हम समावेशन की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें डिसेबिलिटी आती है, लेकिन जेंडर की बात करें तो आपको इक्विटी चाहिए। फिर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप की बात करें तो आपको इक्विटी चाहिए, क्योंकि SC ST OBC, देन जनरल को भी आज मैं इसी में इंक्लूड करूँगी, क्योंकि आजकल जितना SC ST को मिल रहा है उतना जनरल को नहीं मिल रहा है। जनरल वाले पीछे रह जा रहे हैं थोड़े से। So we can achieve or ensure equity principles across disabilities by excellence in achieving the principles of inclusion. And excellence occurs when an instructional system provides each learner a high level of challenge. क्या बोला है? Excellence in achieving the principles of inclusion. यदि हम excellence achieve कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन में, उसमें हम ला लेते हैं, एंड प्रोवाइड्स ईच लर्नर अ हाई लेवल ऑफ चैलेंज, और एक हाई लेवल का चैलेंज प्रोवाइड करते हैं में इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में, मतलब हमारे जो निर्देश प्रोवाइड्स ईच learner a high level of challenge. Equity means that each learner is afforded the appropriate support he or she needs to succeed. Equity must be an integral part of standard based educational system. अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए इक्विटी किसका, मानक बेस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म जो हम लाना चाह रहे हैं। रिफॉर्म कौन सा, रिफॉर्म कैसे आएगा, इंक्लूजन से आएगा। इफ़ वी आर टू इम्प्रूव academic achievement and prepare all students for the future, it is the responsibility of all to ensure that the content standards, curriculum instructions, assessment and school practices are designed to provide diverse students population with an opportunity to learn. क्या बोला है, यदि हम सबको भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी। ये सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये सिर्फ पेरेंट्स की, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, जो भी है, जो भी बैरियर्स है उसको रिमूव करने में, और टू एंश्योर दैट द कंटेंट, जो कंटेंट रहता है। अब बच्चा पीछे क्यों रहता है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप की यदि हम बात करें तो वो पीछे क्यों हैं, क्योंकि उनके फैमिली की कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मार्जिनलाइज्ड की बात करें तो मार्जिनलाइज्ड भी यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या राइट। फिर आता है अपना कौन, डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो डिसेबिलिटीज़ में सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यदि नहीं हुए तो उनकी तो फिज़िकली मेंटली बैरियर होता है उनके साथ में, जिनको कि उनको ओवरकम करना पड़ता है। तो आपको करिकुलम इंस्ट्रक्शन या उसके कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी लानी होगी, स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म लाना होगा, तब जाके हमारा जो होगा असेसमेंट एंड स्कूल प्रैक्टिसेस, जो जैसा कि हम मूल्यांकन करते हैं उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़े, आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड डाइवर्स स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। यदि हमने स्टार्टिंग से ही चेंज कर दिया, जो कि अभी हो रहा है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए कि भाई अभी NCERT की बुक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं कि जो काम गर्ल्स करती हैं वो बॉयज़ भी करें, जो काम बॉयज़ करते हैं वो गर्ल्स भी करें। तो ये चेंजेस
बर्तन मांज रही हूँ नहीं, बर्तन मांज रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे। तो मतलब अभी अभी चेंज स्टार्ट हुआ है करना। Are designed to provide diverse students population with an opportunity to learn to confirm the commitment all students. The following equity principles are set forth. अब इक्विटी हिस्सेदारी काय काय में लानी होगी, तो ये प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल्स है करिकुलम कंटेंट, कि हमारे जो पाठ्यचर्या है उसका जो विवरण है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो मटेरियल है, वो कैसा होना चाहिए। ऑल करिकुलम कंटेंट स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट मटेरियल्स आर फ्री ऑफ बायस। पहले तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड डू नॉट प्लेस सम स्टूडेंट्स एट अ डिसएडवांटेज रिलेटेड टू जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, नेटिव लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। मतलब इनके बेसिस पे कुछ भी भेदभाव, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए करिकुलम के कंटेंट में। दूसरा प्रिंसिपल है कंटेंट स्टैंडर्ड्स। जो हमारा मटेरियल हमने इंक्लूड किया है उसका मानक क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। करिकुलम इंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस टास्क एंड असेसमेंट्स आर। जो भी निर्देश, जो भी पाठ्यचर्या, जो भी हम करवाते हैं बच्चों से और जो भी हम उनका मूल्यांकन करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए free of bias and accurately reflects the contribution of the diverse peoples that make up our society and the world। वो बायस से फ्री होना चाहिए इनके बेसिस पे जो ऊपर बात की थी, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और स्पेशल गिफ्ट्स। फ्री ऑफ बायस होना चाहिए और एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स। अब हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है, हर एक ह्यूमन रिसोर्स, हर एक, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड है, चाहे वो क्या बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है। मार्जिनलाइज्ड है तो लेबरर होगा, मतलब कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना सोसाइटी में। कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, अदर देन नथिंग इज इम्पोर्टेंट। कंट्रीब्यूशन के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कंट्रीब्यूशन ही इम्पोर्टेंट है। तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कैसे, कंटेंट स्टैंडर्ड से। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो ये बताए कि डाइवर्स पीपल, जो जैसे लेबर हम सिखाते हैं बच्चों को, कारपेंटर नाम, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटर्स के नाम सिखाते हैं ना, कारपेंटर, डॉक्टर, नर्स, तो ये सारी चीज़ें। लेबरर का, फार्मर का भी रहता है, ताकि उनको पता हो कि इस कंट्री के डेवलपमेंट में किस किस का हैंड है, किस किस का कंट्रीब्यूशन अब तक रहा है और वो कैसे आगे कंट्रीब्यूट कर सकता है पढ़ लिख के, या कुछ सोसाइटी के लिए कुछ स्किल डेवलप करके या कुछ क्रिएट करके, कैसे भी कर सकता है। तो थर्ड है सेम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब सेम होना चाहिए स्टैंडर्ड जो है, वो चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे डिफरेंटली एबल्ड हो चाहे नॉन डिसेबल्ड हो। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज आर हेल्ड टू द सेम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। क्योंकि यदि हम पीछे रखेंगे तो वो क्या होगा, हाफ पॉपुलेशन हमारे हाथ से चली जाएगी, ये कहकर कि ये लोग तो मार्जिनलाइज्ड हैं, या फिर ये कहें कि सोशली डिसएडवांटेज हैं, या फिर वो डिसेबल्ड हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी आधी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएगी यदि हम सेम नहीं रखेंगे। तो आर हेल्ड टू द सेम एकेडमिक standards as all other
students, they are provided with instructional accommodations and other educational supports to afford them equal access to education. अब यहाँ पे मेनली डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है, लेकिन मेरे ख्याल से सबको इन्वॉल्व सबके लिए सेम नहीं होता है, क्योंकि पीछे चलाते हैं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनका कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा वो होता है। तो ICSE CBSE सबका एक एक लेवल आगे या एक लेवल पीछे होता है। CBSE का स्टेट बोर्ड से एक लेवल आगे है, ICSE CBSE से एक लेवल आगे है। तो ऐसा होता है, मतलब जो 6th क्लास का कोर्स है स्टेट बोर्ड में, वो 7th क्लास में है CBSE में। तो ये डिफरेंस हो जाता है। और जो 7th क्लास में है ICSE में, वो 8th क्लास में है, वो इधर CBSE में 8th क्लास में है, ऐसा है। तो वो जो है सेम होना चाहिए। एजुकेशनल सपोर्ट्स टू अफोर्ड्स देम इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। लेकिन ये एक लेवल आगे पीछे तो चलता है, क्योंकि यदि इतना नहीं रखेंगे तो फिर बच्चा कवर कैसे करेगा। फॉर द स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद सीवियर डिसेबिलिटीज़ हु आर इन अ लाइफ स्किल्स और functional curriculum alternative assessment is utilized, which is based on appropriate performance standards that are linked to the overall standards। अब क्या बोला है कि जिनको सीवियर डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्या करेंगे, जो कि सिर्फ फंक्शनल करिकुलम पे फोकस कर सकते हैं या उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, सिर्फ उन्हीं के लिए आप अलग रखो और उसको यूटिलाइज़ करो अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड पे, ओवरऑल स्टैंडर्ड्स पे, कि ताकि उसकी डेली लिविंग स्किल्स कैसे डेवलप हुई हैं, कितनी डेवलप हुई है, ये इसमें सारे ओवरऑल स्टैंडर्ड्स में ये सब आ जाएंगे, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है वो सीवियर है। फिर आ जाता है अपना all students can learn challenging content at significantly higher levels and are afforded an opportunity to meet academic standards at their individual pace। मतलब सभी बच्चे चैलेंजिंग कंटेंट को लर्न कर सकते हैं हायर लेवल पे एंड आर अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। और हायर लेवल पे यदि वो बच्चा है और उसका मेंटली सही है, फिज़िकली थोड़ा बहुत चलता है, तो वो कर सकता है कवर अपने इंडिविजुअल पेस पे। स्पीड उसकी स्लो रहेगी, फास्ट रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कर लेगा। स्टूडेंट्स हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश एंड हु हैव been identified as limited English proficient are held to the same academic standards as all other students। अब जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या आइडेंटिफाइड नहीं है, जिनकी लिमिटेड इंग्लिश है, उनको भी उनके रीजनल लैंग्वेज में करने देना चाहिए जितना वो कर पाते हैं। They are provided with the appropriate accommodations that research indicates may be required for English language learners to attain fluency and meet rigorous content standards। Same academic उनको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। भाई आपके स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन वो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज में कर रहा है, तो उसको एडमिशन से आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि उसकी रीजनल लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए।
लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर, लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए। उसकी इंग्लिश वीक भी है तो आप उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकते, आप उसको ले लो, बस उसकी प्रैक्टिस, थोड़ी रिगरस प्रैक्टिस लगेगी, उसको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, बात वही हो जाएगी, वो खुद समझेगा इस चीज़ को कि नहीं मैं पीछे हूँ और मुझे करना है कवर सबके साथ में, तो वो खुद करेगा। अचीविंग एजुकेशनल एक्सेलेंस, आप थोड़ा कराओगे 50% आपका रहेगा, 50% उसका रहेगा, या मैं ये कहूँ कि 40% आपका रहेगा, 60% उसका रहेगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर यदि हमने एजुकेशनल एक्सेलेंस अचीव कर ली एंड इक्विटी अचीव कर ली, विल बी चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग हो सकता है। इट विल टेक एन ऑनगोइंग कमिटमेंट, इसके लिए बहुत कमिटमेंट, बहुत पेशेंस चाहिए होगा बाय ऑल whoever stakeholders in the success of our school, मतलब जितने भी स्कूल के स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको क्या चाहिए रहेगा, कमिटमेंट, पेशेंस, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टूडेंट्स, फैमिली, कम्युनिटीज, एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स मस्ट ऑल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर फुलफिलिंग देयर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज द एजुकेशनल प्रोसेस कंसिक्वेंटली, और सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ के उनको फुलफ़िल करना होता है। Consequently, meeting these principles for equity requires that all stakeholders work together to implement the following initiatives. अब सारे इनिशिएटिव्स को पूरा करने के लिए सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इनिशिएटिव्स जो हमने कदम उठा लिया है, अब उनको पूरा करना है, तो उनको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, सबको साथ में चलना पड़ेगा, एक के काम करने से नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली मीटिंग द प्रिंसिपल्स फॉर इक्विटी रिक्वायर्स दैट, ये रिपीट हो रहा है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनिशिएटिव को लागू करने के लिए इंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, निर्देश हमारे कैसे होने चाहिए, हमारा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, स्कूल इम्प्रूवमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी मदद उनको कितनी देनी है, स्कूल का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट है रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन। फिर स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ PWDs, और जेंडर और सोशली डिसएडवांटेज। तो इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए, पहली लाइन पढ़ती हूँ। टीचर्स विल यूज़ अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स इन द क्लासरूम टू अकोमोडेट द वेरियस लर्निंग स्टाइल्स। सबकी लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होती है, उसको पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर को एक चूज़ करना पड़ता है टीचर को कि हाँ इस इंस्ट्रक्शन से, ये वाली मेथड से काम चल जाएगा, सब बच्चे समझ जाएंगे। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास में बच्चे कैसे हैं। वो टीचर जब जाता है क्लास में तो वो ऑटोमेटिक टीचर को समझ में आ जाता है कि कौन सी मेथड, कौन सा इंस्ट्रक्शन से, एक इंस्ट्रक्शन से काम चल जाएगा, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको फिर टीचर अलग से समझाए। ये टीचर खुद जब क्लास में जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। फिर आता है अपना लर्निंग रेट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। सबका लर्निंग रेट अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है,
कोई नॉर्मल पेस पे सीखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबकी स्ट्रेंथ्स और सबकी वीकनेसेस होती है। तो यदि एक सब्जेक्ट टीचर है या एक टीचर यदि क्लास में जा रहा है और वो पढ़ा रहा है कंटिन्यूसली, तो वो टीचर को अपने बच्चों के, अपने क्लास के बच्चों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी पता चल जाता है। Educators will find ways to identify and remove school-based cultural barriers that contribute to the creation of disparities in students' achievement. कुछ कल्चरल बैरियर होते हैं तो वो टीचर समझ के रिमूव कर देते हैं स्कूल में। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस विल बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, IEP, we can say IEP, and allow students to progress as far and as fast as they are able. कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि IEP की ज़रूरत होगी, तो वो टीचर बना सकता है उनके लिए, और उनको उनकी स्पीड में सिखाना है। जितनी फास्ट या जितनी स्लो वो सीख सकते हैं। सीखना, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो देखना है। असेसमेंट, क्योंकि बच्चे सारे ही स्पेशल ग्रुप के हैं, या मैं यूँ कहूँ मार्जिनलाइज्ड है। डिसेबिलिटी भी मैं मार्जिनलाइज्ड में ही लूँगी, कहीं ना कहीं लैग कर ही जाते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, तो मार्जिनल में आ जाते हैं। तो कितने हुए अभी अपने ये इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट में, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा असेसमेंट कैसे करना है। दिस प्रोसेस अश्योर्स दैट असेसमेंट्स मेजर व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड व्हाट दे आर एबल टू डू, कि बच्चा कितना जानता है। असेसमेंट, मूल्यांकन हम कैसे करते हैं कि बच्चे कितने जान गए हैं। मतलब यदि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो बच्चे को कितना समझ में आया इन द क्लास, और समेटिव असेसमेंट की बात करें तो इन द एंड कि कितना उसने सीखा, लर्निंग कितनी हुई उसकी। तो ये दो चीज़ें हैं, व्हाट स्टूडेंट्स नो कि वो क्या जानते हैं इन द क्लास, दैट इज़ फॉर्मेटिव, एंड व्हाट दे आर एबल टू डू, और वो कितना कर सकते हैं विदाउट creating an advantage or disadvantage based on the students, race, ethnicity, gender, disability, special gifts, talents। वो अपना टैलेंट्स का, कुछ गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, कुछ टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं। हाँ जी, अब गिफ्टेड और ब्राइट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने पढ़ा था एक न्यूज़ में। तो गिफ्टेड बच्चा अलग होता है और ब्राइट बच्चे अलग होते हैं। तो वो अपने टैलेंट्स में मतलब ब्राइट और गिफ्टेड बच्चे अलग होते हैं, ठीक है। अभी उस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मतलब अभी भी 2-3 पॉइंट्स और बाकी हैं। लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड सोशल economic status assessments will allow students to demonstrate their skills and knowledge in multiple ways. असेसमेंट क्या अलाउ करता है कि उनमें स्किल कितना है स्टूडेंट्स में और नॉलेज कितना है, अलग अलग तरीक़ों से। असेसमेंट्स विल बी अलाइन टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में अलाइन असेसमेंट जो होने चाहिए वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से अलाइन होने चाहिए, मतलब मिलते जुलते होने चाहिए, एंड रिफ्लेक्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्रिएट होना चाहिए असेसमेंट से भी,
आपको क्लासरूम में भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने हैं, पहले भी बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट के वक्त भी और बाद में भी समेटिव असेसमेंट जब आप करते हो तो वो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही होना चाहिए, क्योंकि आप एकदम बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है या रट के लिखा है, वो रोट मेमोराइजेशन है, वो आप बच्चे की कॉपी देख के समझ जाओगे। रोट मेमोराइजेशन है कि एक्सपीरियंस से लिखा है। ये एक टीचर बच्चे की कॉपी देख के समझ जाता है तो वो उस बेसिस पे मार्क्स दे, रियल लाइफ पे मार्क्स दे, ना कि रोट मेमोराइजेशन पे, क्योंकि रियल लाइफ मतलब एक्सपीरियंसेस ही काम आते हैं और रोट मेमोराइजेशन काम नहीं आता। स्कूल इम्प्रूवमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑन स्ट्रेटेजीज। अब ये यहाँ पे हमारी बात होती है, मतलब टीचर्स की बात होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए टू एनहांस द रिक्रूटमेंट, कि हम रिक्रूट कर सकें टीचर्स को ऑफ स्कूल स्टाफ that reflects the ethnic and racial diversity of all student populations। ये मैं बाद में कवर करती हूँ, बच्चे हैं 2 3 4 पॉइंट्स बचे हैं, बाद में कवर करती हूँ। ओके, आफ्टर हाफ एन आवर। ओके ओके, टिल देन यू एन्जॉय दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड मैंने ये इसलिए कहा था कि डोंट पे अटेंशन ऑन द हेयर, बिकॉज मैंने आज सर हेड वॉश किया है तो ऑयलिंग नहीं की है, तो अभी इससे बाल उड़ते उड़ते हैं। ओके।